क्या इतिहास सिर्फ एक कहानी है या अलग अलग नजरियों का आईना? कैसे एक ही शासक किसी के लिए शेर तो किसी के लिए कुछ और बन जाता है? हम कबीर और एरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मैसूर के उस सुल्तान की जिनका नाम सुनते ही तलवारें, रॉकेट, ये सब जहन में आता है। टीपू सुल्तान। बिल्कुल, टीपू सुल्तान, वही जिन्हें मैसूर का बाग भी कहा जाता है। पर देखिए, उनकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सही। हैदर अली के बेटे थे सबसे बड़े, 1750 में जन्म हुआ और बहुत बहुत छोटी उम्र में ही वो सियासत और जंग दोनों में उतर गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है महज 15 साल के थे जब पहली आंग्ल मैसूर जंग में पिता के साथ थे। बिल्कुल, और तालीम भी देखिए बेहतरीन मिली थी। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, कई भाषाएं जानते थे। और वो सैन्य प्रशिक्षण, सुना है फ्रांसीसी अफसरों ने भी ट्रेनिंग दी थी। हाँ, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण भी मिला। और यही सब काम आया जब 1782 में पिता की मृत्यु हुई और वो गद्दी पर बैठे और आते ही बदलाव लाने शुरू कर दिए प्रशासन में। एकदम नए सिक्के चलाए, वो नया कैलेंडर शुरू किया मौलूदी, और भूमि राजस्व की व्यवस्था भी बदली, जिससे मैसूर के रेशम उद्योग को काफी फायदा हुआ। ये दिलचस्प है कि कैसे शुरुआत से ही वो प्रशासन और अर्थव्यवस्था को जोड़कर देख रहे थे। सही कहा। और वो मैसूर का बाग वाली कहानी, वो क्या थी असल में? हाँ, कहते हैं कि एक बार जंगल में शिकार पर थे, किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ बाघ ने हमला कर दिया। अच्छा। बंदूक वगैरह गिर गई, पर टीपू डरे नहीं, किसी तरह उसी बाघ को मार गिराया। तभी से ये नाम पड़ गया। वाह, हिम्मत की बात है। और ये हिम्मत जंग के मैदान में भी दिखती है। अंग्रेजों से 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। 4 जंगें? हाँ, और दूसरी जंग के बाद जो मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, वो तो खास है। क्यों? क्या खास था उसमें? शायद वो आखिरी बार था जब किसी भारतीय राजा ने अंग्रेजों से बराबरी की शर्तों पर संधि की। मतलब उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी, एक कूटनीतिक जीत समझिए। समझ गया, लेकिन हालात हमेशा ऐसे नहीं रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी जंग हुई 1790-92, उसमें हार गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, आधा राज्य चला गया। आधा राज्य? हाँ, और फिर आखिरकार 1799 में चौथी जंग, श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं पे टीपू का एक और रूप सामने आता है, एक आविष्कारक का। बिल्कुल, खास तौर पे रॉकेट तकनीक, ये उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने बाकायदा एक सैन्य मैनुअल लिखवाया था, फतूल मुजाहिदीन। उसमें रॉकेट टुकड़ियों का जिक्र है। और ये कोई ऐसे वैसे रॉकेट नहीं थे? नहीं, लोहे के बने होते थे। सोचिए, करीब 2 किलो वजनी। 2 किलो? हाँ, और उनमें बारूद भी अच्छा खासा, करीब 1 किलो, और मारक क्षमता उस जमाने में 1 से 2 किलोमीटर तक। ये तो उस समय के यूरोपियन रॉकेट से कहीं बेहतर था। यकीनन, तभी तो श्रीरंगपट्टनम के बाद अंग्रेज यहाँ से 700 से ज्यादा रॉकेट ले गए इंग्लैंड। अच्छा, ले गए? हाँ, और वहां विलियम कॉन्ग्रेव ने उन पर रिसर्च की, रिवर्स इंजीनियरिंग की, और फिर बनाए कॉन्ग्रेव रॉकेट्स। मतलब हमारी तकनीक वहां गई। बिल्कुल। और ये बात तो और भी मजेदार है कि अमेरिका का जो राष्ट्रगान है, स्टार स्पैंगल्ड बैनर, उसमें एक लाइन है, रॉकेट्स रेड ग्लेयर। हाँ, वो इन्हीं कॉन्ग्रेव रॉकेट्स का जिक्र है, जो असल में टीपू के रॉकेट से प्रेरित थे। कमाल है ना? डॉक्टर कलाम ने भी तो जिक्र किया था कि उन्होंने नासा में टीपू की सेना की रॉकेट दागते हुए पेंटिंग देखी थी। ये इतिहास की कड़ियां हैं। वाकई। और वो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनना, नागरिक टीपू कहलाना, ये सब उनकी आधुनिक सोच दिखाता है। हाँ, दिखाता तो है, लेकिन कबीर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। मतलब विवाद? हाँ, कुछ ऐसे स्रोत और वृत्तांत हैं जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उन पर हिंदू और ईसाई समुदायों के प्रति क्रूरता और असहिष्णुता के गंभीर आरोप हैं। मैंने भी सुना है, कहते हैं उनकी तलवार पर कुछ लिखा था, काफिरों के विनाश के बारे में। कुछ स्रोत ऐसा दावा करते हैं, और कुछ इतिहासकार जैसे विक्रम संपत हैं, वो उनके कथित पत्रों का हवाला देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े, केरल में, बैंगलोर में, और इसे जिहाद का हिस्सा बताया। हालांकि इन बातों पर इतिहासकारों में शायद आम सहमति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतभेद है। इसी तरह मंडे मायंगर ब्राह्मणों के नरसंहार की बात भी आती है। मेलुकोटे में दिवाली की रात कहा जाता है कि 700-800 लोगों को हाथियों से कुचलवा दिया गया। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। और मंगलौर के ईसाइयों पर अत्याचार, जबरदस्त धर्म परिवर्तन, ये आरोप भी कुछ वृत्तांतों में मिलते हैं।
इन्हीं वजहों से कुछ लोग उन्हें दक्षिण का औरंगजेब या मैसूर का गीदड़ तक कह देते हैं। तो तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ मैसूर का शेर, रॉकेट तकनीक का जनक, कुशल प्रशासक, और दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप, धार्मिक असहिष्णुता के इल्जाम, उनकी विरासत को लेकर नजरिए इसीलिए बहुत बटे हुए हैं। टीपू सुल्तान वाकई एक पहेली की तरह है, एक जटिल ऐतिहासिक शख्सियत। बिल्कुल। शायद इतिहास हमें यही सिखाता है, किसी को सिर्फ नायक या सिर्फ खलनायक समझना शायद अधूरा सच है। असलियत अक्सर कहीं बीच में होती है। सही कहा। टीपू सुल्तान की इस उलझी हुई कहानी पर आपकी क्या राय है? जरूर सोचिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जयचंद और विश्वासघात से सीख। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे। मंथन जारी रहे। क्या इतिहास सिर्फ एक कहानी है या अलग-अलग नजरियों का आईना? कैसे एक